नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। गंजबासौदा का सबसे पुराना SGS महाविद्यालय, जो साइंस एवं आर्ट कॉलेज के रूप में जाना जाता है, 2 बार पूर्व में भी इस कॉलेज की नेक टीम के द्वारा ग्रेडिंग कर चुकी है। संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय में नेक की टीम ने 7 बिंदुओं पर किया अवलोकन। गंजबासौदा का सबसे पुराना SGS महाविद्यालय, जो साइंस एवं आर्ट कॉलेज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 2 बार पूर्व में भी इस कॉलेज की नेक टीम के द्वारा ग्रेडिंग कर चुकी है और इस बार नासिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम SGS कॉलेज पहुंची, जहां 2 दिनों तक रुककर कॉलेज के हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच की, जिसमें पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रम एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बारीकी से कॉलेज का निरीक्षण कर ग्रेडिंग की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट UGC को सौंप दी जाएगी। उसी के आधार पर कॉलेज को ग्रेडिंग मिलेगी और व्यवस्थाओं में सुधार होगा। इस अवसर पर अलग अलग राज्य से आए तीनों सदस्यों ने कॉलेज कैंपस में पौधे भी लगाए। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और उसके द्वारा देश भर के उच्च शिक्षा में काम करने वाले महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है। जिस मूल्यांकन के द्वारा उसकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की शैक्षिक स्थिति, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है और उसके आधार पर उसके ग्रेडेशन दिए जाते हैं। तो ये आज हम आपके शहर में संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय गवर्नमेंट का, जो उसके मूल्यांकन हेतु हम 2 दिन से यहाँ थे। मेरे साथी हैं कोऑर्डिनेटर श्रीनिवासलु बाइनेनी, आप आंध्रा से आए हैं, आप हैं रवि कुमार जी प्रिंसिपल, आप गोंडा में प्रिंसिपल हैं, मैं खुद डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक में प्रो वाइस चांसलर हूँ। इससे पूर्व स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर था। तो हम 2 दिन से इस महाविद्यालय के मूल्यांकन के लिए आए थे। किन किन बिंदुओं पर सब आपने इस महाविद्यालय को देखा? इसमें NAAC के द्वारा 7 क्राइटेरिया दिए जाते हैं, जिसमें आपके पास में करिकुलम किस प्रकार का है, आपके पास अध्ययन की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, कौन से संसाधन उसमें आप इस्तेमाल करते हैं, अनुसंधान की क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, छात्रों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, स्टूडेंट को सपोर्ट किस प्रकार का है, यहाँ का प्रशासन किस प्रकार से काम करता है और अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस जिसे कहा जाता है वो किस प्रकार के, ऐसे विभिन्न क्राइटेरिया है जिसके लिए अलग अलग प्रकार के अंकों की श्रेणी दी गई है। उसके आधार पर सारा मूल्यांकन होता है। इसमें से 70% मूल्यांकन ऑलरेडी जो SSR सबमिट हुआ है उसमें NAAC ऑफिस ने किया है। हम ये आई हुई टीम जो है ये मात्र 30% का मूल्यांकन यहाँ पर अभी करेगी। क्या लगता है इसमें कौन कौन सी फैकल्टियाँ की आवश्यकता आपको और लगी? नहीं, मैं मानता हूँ कि वैसे काफ़ी अच्छा काम है, क्योंकि ये कॉलेज का 3rd साइकिल, इससे पूरे 2 साइकिल हो चुके हैं इस महाविद्यालय के। क्योंकि ये महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय है, तो बात यह है कि यहाँ जो फैकल्टी भरी जाएगी तो उसका फिलअप जो होगी तो वो तो सरकार के द्वारा होनी है, इसको संस्था कुछ नहीं कर सकती। यहाँ के जो प्रबंधन समिति है, मैनेजमेंट है, तो उसके हाथ में कुछ है नहीं। जैसे सरकार पोस्ट वहाँ देगी तो उसके आधार पर उसका किया जाएगा। तो वैसे कुछ रिकमेंडेशन हमने अभी किए हैं, जो जो चीज़ें आवश्यक है वो सरकार तक पहुँचेगी और सरकार भी वो सारी सुविधाएं करेगी। तो वर्तमान में तो महाविद्यालय की स्थिति अच्छी है। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये इस क्षेत्र का एक सबसे पुराना महाविद्यालय है। बड़ा एरिया है, लगभग 11 एकड़ इसका क्षेत्र है। यहाँ का लैंड जो है वो 11 एकड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी अच्छी 4 ब्लॉक है, ABCD 4 अलग अलग ब्लॉक है। संसाधन भी अच्छे, ICT फैसिलिटी भी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों की कमियां उसको जिम्मेदार मैं महाविद्यालय को नहीं मानता। जैसे कि भाई यहाँ पर अभी कोई वैसे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो वो जिसके साथ में आपका लिंकेजेस हो, संपर्क हो, जिसके आधार पर कुछ नियुक्तियाँ छात्रों को मिले, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन वो उसके लिए महाविद्यालय को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, उसके लिए वहाँ की स्थितियाँ उस प्रकार की है। लेकिन बाकी कामकाज जो है महाविद्यालय का वो बहुत अच्छा है। अपेक्षा ये होती है कि इसके माध्यम से और महाविद्यालय अच्छा बने। इससे और अधिक कैसे अच्छा बन सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा अध्यापन प्रक्रिया वहाँ पर अच्छी से अच्छी हो, छात्र का भी वहाँ पर विकास हो। इस दृष्टि से ये सब प्रक्रिया चलती है। समय साहब जो एजुकेशन दी जा रही है, क्लरिकल एजुकेशन दी जा रही है, रोजगारोन्मुखी एजुकेशन के लिए आपका क्या सोच? नहीं, तो मेरा ये कहना है कि अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है। अब इसमें ये जो आप जो कहते हो बात दुरुस्त है कि आज़ादी के बाद में हमारे पास में कारकुन क्लर्क बनाने की शिक्षा पद्धति रही, लेकिन अब शिक्षा पद्धति में सुधार आया है और अभी उसमें कुछ परिवर्तन चल, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा उसके परिणाम आने में।
परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन एक अच्छी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिसको सरकार ने स्वीकार किया है और अभी वर्तमान में महाविद्यालय भी उसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, इसके परिणाम कुछ समय के बाद में आएंगे, जिसमें अभी कौशल छात्रों को सिखाया जा रहा है। बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़े, कॉन्फिडेंस। आज तक अभी आपने जो क्लर्क की शिक्षा पद्धति बताई, उसकी ये स्थिति रही कि बस उसको कक्षा में केवल इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना, उसने वो रटना है, कक्षा में ग्रहण करना है और बाहर जाकर उसको वमन करना है, उल्टी करना है उसकी परीक्षा में जाकर। ये प्रक्रिया बंद हो गई है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र अनुभूति की शिक्षा लेगा, प्रत्यक्ष फील्ड पर जाएगा, इंटर्नशिप करेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग करेगा, प्रोजेक्ट करेगा और उसमें से उसको काफी जानकारी मिलेगी। ये एक अच्छी बात। ये बात तो रही क्लरिकल शिक्षा और रोजगार जी। अगर हम बात करें तो ये हमारा जो पीजी कॉलेज है, ये जिले का सबसे पुराना पीजी कॉलेज जी, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्टों की कमी महसूस की जाती है, चाहे वो कॉमर्स हो या दूसरे सब्जेक्ट हो, तो उनके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? कॉमर्स शंका यहाँ नहीं है, ये बात सही है। ये बात इससे पूर्व की पीयर टीम ने भी बताई थी। अभी के सुझाव में भी आ जाएगा, जो कुछ आना है वहाँ पर सो सुझाव उसमें आ जाएंगे और भविष्य में इसकी प्रारंभ हो सकता है। वैसे पीजी तुलनात्मक वैसे कम है, ये बात आपकी सही, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति है। लगभग 10 पीजी आपके पास में चलते हैं वर्तमान में, इस महाविद्यालय में 10 पीजी चलते हैं। लेकिन ये तो चीज है कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको तो अपेक्षा होती है कि और अच्छा बढ़े और हमारे यहाँ एक से प्रतिभाएं निकलती हैं, जैसे संगीत को लेकर पीछे रह जाती हैं जी। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इस कॉलेज में होना चाहिए लेकिन नहीं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मैंने आपको बात अभी कही, उसमें ये सारी चीजें हैं। अब तक कैसा था कि संगीत हो, स्पोर्ट्स हो या बाकी सारी जो एक्टिविटीज है, इसको अदर एक्टिविटीज कहा जाता था। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करिकुलम का पार्ट बन गई है, इसलिए सारी चीजें हो सकती है। बात तो यहाँ तक शिक्षा नीति में है अभी कि आपके पास में सुविधा नहीं है, लेकिन कल्पना करें कि कोई आपका बच्चा आया और यहाँ पर आ गया और उसको संगीत भी सीखना है। वो अभी यहाँ पर बीएससी कर रहा है या एमएससी कर रहा है, एमए कर रहा है और उसको संगीत भी सीखना है, और संगीत कहाँ है तो वो ग्वालियर में है, तो ऑनलाइन भी वो सारी चीजें सीखता है या बाहर भी सीख सकता है। इस प्रकार का प्रावधान अभी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रावधान आ गया है। आप ये कहेंगे कि वो ग्वालियर में एडमिशन लेके यहाँ एडमिशन लेके ग्वालियर की शिक्षा ग्रहण कैसे करेगा, तो वो या तो सेल्फ स्टडी करेगा या ऑनलाइन एग्जाम देगा। ये दोनों भी सुविधाएं अभी है और विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि अभी तो ऑनलाइन में काफी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन साहब यहाँ पे एनसीसी जो है वो थल सेना के जी 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 जी, यहाँ पर अगर नेवी और एयरफोर्स एयरफोर्स होता है तो यहाँ के बच्चे